Hello दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद। वी ऑल नीड अ ट्रस्ट विद सम टाइम इन लाइफ, दैट्स व्हाई वी हियर। दोस्तों, अपनी हम क्रिमिनोलॉजी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करते हैं, प्रताप सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, सॉरी। दोस्तों, इस केस में इशू मेनली तीन थे। इसमें एक्चुअली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के स्कोप वगैरह को भी डिस्कस किया गया था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था। इट्स एन एग्जॉस्टिव केस ऑन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अगर उसके बारे में आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, उसके बारे में कुछ भी आपको समझना है, तो दिस इज द केस। बट हियर विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द इश्यूज व्हिच वर डिस्कस्ड हियर। इस केस में दोस्तों बेसिकली तीन क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन तो ये कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ से होगी, मतलब जुवेनाइल किस बेसिस पे कंसीडर होगा, ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस और ऑन द डेट व्हेन द डेलिंक्वेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, या इन दिस केस में जुवेनाइल बोर्ड। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है दोस्तों कि आप जुवेनाइल जस्टिस, ये 1986 एक्ट था पहले, इट वाज रिप्लेस्ड बाय जेजे एक्ट 2000। तो क्या जेजे एक्ट 2000 जो पेंडिंग केसेस हैं जेजे एक्ट 1986 के अंडर, उन पे भी अप्लाई होगा या नहीं। बेसिकली ये दो क्वेश्चन थे। और तीसरा क्वेश्चन बाद में कोर्ट ने डिस्कस किया, इनफैक्ट दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन स्पेशली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि अगर कोई मॉडल रूल्स बनाया है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो विल इट हैव स्टैट्यूटरी फोर्स। तो लेट्स फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट थे। तो उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, कि जुवेनाइल कंसिडर होगा फ्रॉम द डेट, मतलब उस डेट में जब आप ऑफेंस कमिट किए हो। जबकि अरनीत दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने कहा था कि नहीं, व्हेन यू आर प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट तब कंसिडर करें, मतलब तब देखा जाएगा आप जुवेनाइल हो या नहीं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्टेट ऑफ राजस्थान जो गवर्नमेंट है वो आर्ग्यू यही कर रही है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आप क्या कहना चाहते हैं, कि जो जुवेनाइल हैं वो अडल्ट के साथ न रहें, उनको अडल्ट की तरह ट्राई ना किया जाए। ये सब चीजें आपको देखना है। तो ये सब चीजें, तो इनफैक्ट पोस्ट डेलिंक्वेंसी आती है ना, जब आपके पास बोर्ड के पास प्रोड्यूस हो या कोर्ट के पास प्रोड्यूस हो, तब ये डिसाइड करेंगे कि आप उस दिन जुवेनाइल हो या नहीं। अगर उस दिन जुवेनाइल हो तब आपको उसका फेवर देंगे, अगर उस दिन नहीं हो तो यू कैन बी ट्राइड एज एन अडल्ट। ये कहना था। दूसरी बात वही है कि सेंटेंसिंग वगैरह के बारे में बात है कि आपको किस प्रोटेक्टिव होम में भेजना है या प्रिजन में भेजना है। ये सब तो कोर्ट के प्रोसेस के बाद की चीजें होती हैं। तो जस्ट बिकॉज कि आप उस दिन जिस दिन आपने ऑफेंस कमिट किया था उस दिन आप जुवेनाइल हो, तो उससे आपको इससे कोई लेना देना नहीं। बट इन आर्ग्यूमेंट तो कोर्ट रिबफ करता है और कोर्ट बोलता है कि जेजे एक्ट का इट हैज अ वेरी ऑल इनकम्पासिंग गोल, कि ग्रांट ऑफ केयर, प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल। दूसरी बात कोर्ट ये कहता है कि ये कोई जब भी पीनल स्टैट्यूट हो तो उसका हमें, और एक बात आपको और मालूम होना चाहिए, जेजे एक्ट हैज बोथ सब्सटैंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल एस्पेक्ट। और इसमें पीनल स्टैट्यूट भी है, क्योंकि आपको ये पनिशेड जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स, जुवेनाइल्स इन कन्फ्लिक्ट्स इन लॉ। तो इट हैज टू बी ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, उसको मतलब हमें माइंड में रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इसमें क्या है, अभी हमने देखा पहले पूरा फुल सम, मतलब होलिस्टिक जो भी जुवेनाइल्स को डील करने के लिए। अब जैसे इसमें सब प्रोसेस दी गई कि आपको बेल में रखना है या आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के यहाँ ले जाना है। अगर वो पुलिस, सॉरी नॉट पुलिस, अगर वो ऑफिसर बेल नहीं देता है तो फिर जो वो दे सकता है जुवेनाइल बोर्ड, या उसको प्रोटेक्शन होम में रख सकता है। एवरीथिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस टू द टाइम ऑफ फाइनल, मतलब कन्विक्शन और उसके बाद पोस्ट कन्विक्शन, और सब प्रोसेस डिटेल में दी गई। अच्छा, यहाँ पर एक और आर्गुमेंट स्टेट ऑफ राजस्थान यूज करता है कि जब इसके सेक्शन 26 ऑफ 1986 एक्ट में ये कहा गया है कि जो एज है इट हैज टू बी डिटरमिन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट और बोर्ड, अगर उसमें कंफ्लिक्ट है, इसका मतलब दिस अगेन मेक्स इट क्लियर कि आज के दिन का एज देखा जाए। बट कोर्ट कहता है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट, कि अच्छा, आपने इनफैक्ट इमैनुअल कांट को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसने एक थ्योरी दी है यूनिवर्सलाइजेशन की। ऑल्दो दिस हैज नो लीगल बैकिंग, बट कोर्ट्स जब कोई प्रिंसिपल या कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इन थिंकर्स पे रिलाई करते हैं। तो कोर्ट यही कह रहा है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट हम एक्सेप्ट कर लें, तब तो जानबूझ के पुलिस डिले करेगी बोर्ड के पास या कोर्ट के पास प्रोड्यूस करने में, ताकि तब तक वो जुवेनाइल से अडल्ट हो जाए। इससे तो इसका कभी इसका पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। एंड लॉ कभी अनसर्टेन पोजीशन में नहीं हो सकती, कि भाई अगर पुलिस एक दिन डिले करेगी तो उसको अडल्ट की तरह ट्राई करेंगे, और एक दिन पहले लाएगी तो जुवेनाइल की तरह ट्राई करेंगे। दिस इज ऐसा नहीं, लॉ प्रिज्यूम सर्टेनिटी। दिस इज दे आर्ग्यूमेंट।
उसके बाद बाकी कुछ और जजमेंट पे रिलाई करते हैं, जैसे दिलीप साहब वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता हाई कोर्ट का था। उस पे कोर्ट मतलब उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है ना कि आप नो एक्स पोस्ट फैक्टो पनिशमेंट होगा, कि उस दिन जो लॉ था और उससे ज्यादा ऑफेंस नहीं मिल सकता है एट द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो एट द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर ही आप कर सकते हैं। तो ये एक एक आर्ग्यूमेंट थी। उसके बाद दूसरा कोर्ट यही कह रहा है कि अगर हम इसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विल बिकम ओटीओस। और जबकि अपना लीगल प्रिंसिपल क्या कहता है, उट रेस मैजिस वलीड क्वाम पेरिट, मतलब उसको अगर दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है तो आप उस इंटरप्रिटेशन को कोर्ट फेवर करेगा जिससे दोनों लॉज मतलब सही रहे। तो यहाँ पे दोनों लॉ मतलब एक लॉ आपकी आईपीसी होगी जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आती है, और दूसरी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो अच्छा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे कोर्ट ये कह रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एक और पर्पज है कि किसी चाइल्ड ने ऑफेंस कमिट किया है, विदा भी किसी अडल्ट ने ऑफेंस कमिट किया है, तो जो चाइल्ड है उसका मेंटल मेकअप को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए देयर इज नो हार्म कि उसको हम एक अलग तरीके से ट्रीट करें, इट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशियल। तो ये भी एक, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट। बाकी ये सब बाकी छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब बट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी मैंने उसका हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं, बाद में मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद कोर्ट ये कह रहा है कि जैसे जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो 2000 एक्ट आया था, उस सॉरी वो जो 2000 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया, उसके सेक्शन 20 में ये कहा गया है एट द डेट जब ये एक्ट फोर्स पे आएगा, अगर उस समय कोई एक्ट ऑलरेडी कोई ट्रायल में चल रहा है तो सॉरी, ये इट डजंट डील विद कि कब ये फोर्स में, इट जस्ट से अगर ट्रायल के दौरान कोई बंदा जुवेनाइल से अडल्ट हो जाता है तो द ट्रायल शैल कंटिन्यू इन दैट कोर्ट एज इफ द एक्ट हैज पास्ड इन दैट इवेंट। तो अब कहने का मतलब, सॉरी सॉरी इट्स माय कंफ्यूजन, तो ये किसी दूसरे सेक्शन में कहा गया है। इनफैक्ट ये नाउ वी आर कमिंग टू दैट क्वेश्चन कि अगर कोई कोर्ट कोई ट्रायल पेंडिंग है आपके 1986 एक्ट में और 2000 एक्ट इन फोर्स आ गया है, तो क्या होगा, पेंडिंग प्रोसीडिंग अप्लाई हो गया नहीं? तो इसमें ये कह रहा है कि जब सेक्शन 20 इस तरह की बातें कह रहा है तो इसका मतलब पार्लियामेंट के दिमाग में ये था। क्यों क्यों ये कहना जरूरी हो गया है, क्योंकि 1986 एक्ट में 16 ईयर्स तक की एज थी, और उसके अलावा और मतलब इट वाज जेंडर नॉट जेंडर न्यूट्रल, जबकि सेक्शन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में उसको 18 ईयर्स कर दिया गया है और इट इज जेंडर न्यूट्रल, कि 18 साल से पहले जुवेनाइल रहोगे। तो हो सकता है आप 16 साल क्रॉस कर गए थे तब तक ये फोर्स में आए, और इस फोर्स के आने पे तो बाउंड्री आपके 18 साल हो गई, आप 17 साल के थे उस दिन, तो फिर आपको इस एक्ट का फायदा मिलेगा, इट एटलीस्ट नॉट ड्यूरिंग ट्रायल बट एट द टाइम ऑफ सेंटेंसिंग, क्योंकि सेक्शन 20 कहता है कि आपका ट्रायल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था उसी कोर्ट में, बट एट द टाइम ऑफ सेंटेंसिंग आपको इसका फायदा मिलेगा। तो इसका मतलब कहना तो ये इंटेंशन तो पार्लियामेंट का ही है, पर्पज जब इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कि भाई इसका फायदा रेट्रोस्पेक्टिवली मिलनी चाहिए। दूसरी बात, कोर्ट ये कहता है कि लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया एज इफ, और लीगल फिक्शन को फुल इफेक्ट देना चाहिए। इनफैक्ट लीगल फिक्शन का मतलब क्या होगा, एज इफ का मतलब ये एक मारुति उद्योग लिमिटेड में इंटरप्रेट कोर्ट ने किया है। तो और उसके अलावा हम आगे आ सकते हैं। तो ये वही वाली बात है जो मैंने बोला कि दिस इज द ट्रू इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन से, कि उसका हमें सेंटेंसिंग के टाइम पे फायदा देना है। नाउ अब दूसरा पार्टी क्या आर्ग्यूमेंट रेज करेगा कि भाई ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर रहे हो आप इस लॉ का। तो कोर्ट ये कहता है कि आर्टिकल 20 का जो हमें मतलब ब्लॉकेड या आर्टिकल 20 का मतलब प्रोहिबिशन कब लगता है, जब आप कोई या तो उसको कोई ज्यादा पनिशमेंट दे रहे हो, या कोई लॉ बाद में आया है उसके लिए आप पनिश कर रहे हो। बट कोर्ट यहाँ ये कहता है कि यहाँ पर जो जेजे एक्ट 2000 है, इट ओनली मॉडिफाइज, मतलब थोड़ा उसको इनफैक्ट और बेनिफिशियल बनाते, एक प्रोटेक्शन दे रहा है, इसलिए ये आर्टिकल 20 का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। द सेम वाज रीइटरेटेड इन एनपी बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अच्छा, इसके बाद एक और आगे आते हैं, जीले सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कोर्ट ने ये कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिविटी की जो रूल है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू लेजिस्लेशन विच आर एक्सप्लेनेटरी एंड क्लैरिफिकेटरी, क्योंकि वो तो या डिक्लेरेटरी, मतलब वो कुछ नई बातें नहीं बता रहे, वो बस क्लैरिफाई कर रहे हैं, कोई नया ऑफेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे तो वो भी नहीं, यहाँ पे तो बस मॉडिफाई मतलब लाइट किया जा रहा है, उसको एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो इसके बाद एक और बात बोले कि एक रेमेडियल स्टैट्यूट है, और एक प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन की किताब में लिखा है कि इसको रेमेडियल स्टैट्यूट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। तो इन चीजों के बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली एटलीस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेंटेंसिंग जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनको इसमें देख सकते हैं।
अच्छा, दूसरी बात, अब कोर्ट ये कहता है कि सेक्शन 16, सॉरी, रूल जो 62 था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल रूल्स बनाए थे, तो उसमें कुछ प्रोसीजर दिया गया था कैसे एज डिटरमिन करने के लिए। बट कोर्ट ये कहता है, और ये ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि देखिए, जिसको अगर रूल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर अगर दी गई है और वो कोई रूल बनाता है, तो इट इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, क्योंकि जनरली लीग प्रोसीजर वगैरह फॉलो होते हैं और पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है, या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है तो उसने खुद पावर दिया हुआ है। बट यहाँ कोर्ट कहता है कि इस एक्ट में पावर दी गई थी स्टेट के पास रूल बनाने के लिए, पार्लियामेंट को बस ये पावर दी गई थी कि टू रिमूव डिफिकल्टीज ये कुछ मतलब पावर एक्सरसाइज कर सकता है, और उस एक्सरसाइज ऑफ पावर के अंडर इसने मॉडल रूल्स बनाए थे, जो कि अभी स्टेट्स ने अडॉप्ट नहीं किए। तो कोर्ट ये कहा था कि पार्लियामेंट हैज नॉट बीन ऑथराइज टू मेक रूल, इसलिए ये जो मॉडल रूल्स हैं दे विल नॉट हैव स्टैट्यूटरी फोर्स, और इसलिए मतलब ये दिस इज नॉट अ वैलिडली मेड लॉ। ये तो बस एक तरीके से रिमूविंग डिफिकल्टीज के नाम पे, मतलब व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली, मतलब वही कलरेबल लेजिस्लेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी तो मिली नहीं, ऑथराइजेशन नहीं मिली रूल मेकिंग के लिए, तो आप जस्ट इन द गार्ब ऑफ रिमूविंग डिफिकल्टीज आप लॉ नहीं बना सकते। और इसलिए इट विल, मतलब ये कोर्ट को कोई अलग से प्रोसीजर नहीं बता सकता कैसे करना चाहिए, इट विल फॉलो एज इफ कोई रूल नहीं है, तो सेक्शन 35 ऑफ एविडेंस एक्ट फॉर डिटर्मिनिंग द रूल, फॉर डिटर्मिनिंग द एज। तो ये कह के फाइनली कोर्ट ने यही कहा कि जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ है उस दिन क्या वो जुवेनाइल था नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, 2002 ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2002 है विल हैव अ लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर केसेस पेंडिंग अंडर 1986 एक्ट विद अभी सेंटेंसिंग, अगर वो जुवेनाइल है। और तीसरी बात, जो मॉडर्न रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लीगल फोर्स नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में। आई थिंक अब हमारी जुवेनाइल की सीरीज खत्म हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में क्रिमिनोलॉजी के किसी अलग दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ।